नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आईएएस प्रेप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को हम करने जा रहे हैं। ये उसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। लगभग आधे महीने के प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे और फिर पार्ट सेकेंड में आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अक्टूबर महीने के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे, वो संकलन आपके पास होगा जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। जब पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके पूछे जाने का एक तरीका होता है कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार तान्हा जी द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन और सूर्या। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालमुरली और दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। ये पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत दिए गए। सारे पुरस्कार आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सारे इसके सही हो जाएंगे। पुरस्कार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिए गए, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। आशा पारेख को 2020 का ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है और बाकी जो इसमें दिया है वो तो सही है। साथ में एक पुरस्कार सच्चिदानंदन केआर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंदन केआर। लिंग आधारित हिंसा और असमानता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 3800 किलोमीटर की यात्रा करके संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है। 3800 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की है और चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। डायरेक्ट भी इसको पूछा जा सकता है। डिटेल में प्रश्न इसलिए लिखा गया है कि इनका विषय क्या है, तो लिंग आधारित हिंसा और असमानता पर जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य है, ये विषय है इनका। और ये जीता है सृष्टि बख्शी ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 3800 किलोमीटर की यात्रा जो इन्होंने की है 1 साल से कम समय में किया है, 1 साल के अंदर ही ये कर डाला है। और ये लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने के लिए जानी जाती है। 3800 किलोमीटर की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। और एक जर्मनी में समारोह हुआ था, वहीं पर इन विजेताओं की घोषणा की गई थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड द्वितीय स्थान पर है। और तीसरा है कि यह सालाना कार्नेल विश्वविद्यालय इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 40वां स्थान भारत का है 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये सही है। कार्नेल विश्वविद्यालय इनसीड और वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। लेकिन इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका का स्थान है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर सही विकल्प की बात की जाए तो पहला और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देसर में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। देसर गुजरात में एक स्थान पड़ता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर सावज एक एशियाई शेर है और कलरी पैटू और योगासन को राष्ट्रीय खेल 2022 में शामिल किया गया है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है, लेकिन सितंबर में जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, वहाँ पे 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन करने की घोषणा की गई थी, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। तो इसका जो शुभंकर था वो सावज घोषित किया गया था और इन दोनों खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। और ये स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से उद्घाटन हुआ है, वहां से घोषणा हुई थी, यहाँ से उद्घाटन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5G सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये भारतीय मोबाइल कांग्रेस हुई, तो भारतीय मोबाइल कांग्रेस के अंतर्गत किया गया था 1 अक्टूबर को। ये डेट याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस के ये 6ठे संस्करण के अंतर्गत 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की थी। ठीक है। दक्षिण कोरिया का कौन सा नौसेना जहाज चेन्नई के दौरे पर आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
ROKS हैसेंडो और ROKS दातेओंग। ये नाम देके आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये कहाँ के नौसेना जहाज हैं। ये दक्षिण कोरिया के नौसेना जहाज हैं और ये जो जहाज हैं ये दोनों के दोनों चेन्नई दौरे पर आए थे। OKS हसांडो, इसको ऐसे लिखा जाता है OKS, और ROKS, और ये दोनों यहाँ पर सितंबर में चेन्नई पहुंचे थे। और ये सद्भावना यात्रा थी, दो जहाजों की सद्भावना यात्राओं से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संबंध मजबूत करने की कोशिश अक्सर की जाती है। बहुत सारे देशों के बीच में भारत के साथ ऐसा समझौता है और ऐसा अभ्यास होता रहता है, तो ये यात्रा की गई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल है। अक्सर ये चर्चा में मुद्दा रहता ही है। अगस्त 2022 की बात है, इसके सूचकांक जारी किए गए थे। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कहा गया था कि 3.3% की वृद्धि हुई है। तो 3.3% की जो प्रमुख उद्योगों में वृद्धि हुई, तो यहाँ पर ये कौन इसमें शामिल है? कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, ये 6 हो गए। LPG, सरिया। तो इसमें आप देखिए पहला और दूसरा युग्म ये बिल्कुल सही है, ये दोनों शामिल है। LPG और सरिया इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ अगर आपको शामिल करना है तो 2 और याद कर लीजिए, ये बिजली और प्राकृतिक गैस। बिजली इसमें दिया हुआ है ना, तो एक नेचुरल गैस कर लीजिए और दूसरा सीमेंट इसमें दिया है, सीमेंट, हाँ स्टील कर लीजिए, स्टील। तो अगर लास्ट ऑप्शन में नेचुरल गैस और स्टील होता तो ये सही हो जाता, लेकिन कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, नेचुरल गैस और स्टील ये शामिल है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बेसिक प्रश्न है, इनको आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नहीं है पूछा जाए तो उसको उत्तर देते समय ध्यान रखना होता है आपको। वाराणसी की प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। लता मंगेशकर चौक, वाराणसी का ये नया घाट था, उसकी जो क्रॉसिंग है, नया घाट क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। और चौक पर स्थापित मां सरस्वती की विशाल वीणा मूर्ति 40 फीट लंबी, 20 मीटर ऊंची और 14 टन वजनी है। कभी कभी ऐसी जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, कोई ऐसा स्थापत्य होता है तो उस पर प्रश्न बनते हैं। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर क्या है, गलत हैं या सही हैं? अब आप यहाँ पर आपको यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये 28 सितंबर की बात है, लास्ट सितंबर का करंट अफेयर है, इसीलिए हम लोग इसको अक्टूबर में कर रहे हैं। लता मंगेशकर चौक का ये उद्घाटन किया गया, लेकिन ये वाराणसी में नहीं, ये अयोध्या का चौक था। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, बाकी ये नया घाट और ये सारी चीजें सही दी हैं। और दूसरी बात जो है, ये 40 फीट लंबी, 20 मीटर ऊंची और 14 टन वजनी है मां सरस्वती की विशाल ये वीणा मूर्ति। तो ठीक है, ये दोनों, दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट ये सही है। चौक पर स्थापित मां सरस्वती की विशाल जो वीणा मूर्ति है, ये 40 फीट लंबी है, 20 मीटर ऊंची है और 14 टन वजनी है। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, लेकिन पहला यहाँ पर ये गलत है, अयोध्या में ही हुआ था। तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसमें स्टेशन आपसे पूछा जा सकता है तो गांधीनगर याद रखिएगा। गांधीनगर से मुंबई जा रही, तो मुंबई नहीं, गांधीनगर से इन्होंने झंडी दिखाई है। वैसे भी ये गुजरात के हैं, तो कोशिश रहती है इनकी, गुजरात में चुनाव भी होने वाले थे, तो कोशिश रहती है कि गुजरात से ये स्टार्टिंग करें। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 ये कवच सहित अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली है कवच। तो कवच से ये लैस है। अगर कवच आपसे पूछ लिया जाए तो ये हमारे यहाँ ही डेवलप किया गया है, ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली है कवच, वो इसमें लगाई गई है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्य और वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्य के बीच में जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? कहने का मतलब यह है, वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात होता है तो निर्यात के मूल्य, और वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्य, यानी निर्यात और आयात के बीच का अंतर, केवल इतना, तो उसको कहा जाता है चालू खाता घाटा। 2023 की पहली तिमाही में भारत का जो चालू खाता घाटा था वो बढ़ गया था।
23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ और इसमें 2.8% की बढ़ोतरी हुई थी। इसी कारण से ये चर्चा में आया था। इकोनॉमी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो ट्रेंड है वो यही रहता है कि करंट अफेयर में जो घटनाएं घटती हैं कभी कभी वहां से आंकड़े, नहीं तो वहीं से ट्रेडिशनल प्रश्न बना के पूछ लिए जाते हैं। युवा 2.0 प्रधानमंत्री योजना का संबंध किससे है? ये एक योजना है और इस योजना का संबंध किससे है? तो युवा और नवोदित लेखक या युवा और नवोदित अभिनेता, ये किससे है? तो ये लेखकों से है, युवा और नवोदित लेखकों से है। और 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा और नवोदित लेखक हैं उनको ट्रेन करने, उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम ये चलाया गया, जिससे कि वो लोग बात करके अपनी लेखनी को सुधार सकें। और इस योजना के तहत जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं तो पुस्तकों का प्रकाशन NBT जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है ये योजना, और इसमें इसी कारण से अनुवाद की भी सुविधा रखी गई है कि उसको अनुवाद भी किया जाएगा। पहली बार 75 लेखकों का चयन इसमें किया गया है और वो लोग 1 मार्च से 31 अगस्त 2023 तक युवा विजेता लेखकों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। तो मुख्य रूप से याद यही रखना है कि ये योजना किससे संबंधित है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम पंघाल कुश्ती के प्लेयर हैं, एक तो ये याद रखना है। कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तब आपको दुनिया याद करती है, आप हार जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सांत्वना देके फिर उसके बाद में कहा जाता है ठीक है अब इसको बोलो, जो जीता वही सिकंदर। तो इन्होंने स्वर्ण जीता, तो स्वर्ण जीतने के कारण इनको पूछा जा सकता है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण हरियाणा के हैं, ये हरियाणा के अंतिम पंघाल, और इन्होंने अंतिम पंघाल ने प्रियांशी प्रजापति को हराया था, तो हरियाणा की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है। इंडोनेशिया में आयोजित G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इंडोनेशिया में जो ये बैठक हुई थी इसमें अमिताभ कांत ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 शेरपा बैठक थी, तो भारत के शेरपा कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाली शिखर सम्मेलन के लिए सार्थक परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए इंडोनेशियाई प्रेसिडेंसी के प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और सक्रिय समर्थन की पुष्टि भी इन्होंने की थी। तो उस समय ये न्यूज़पेपर की यही हेडलाइन निकली थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में पहला स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं HCL, है ना, लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है LCH, तो इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? पहला स्वदेशी विकसित हल्का हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तो इसका जो निर्माण किया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, यहीं पे डेवलप किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको शामिल किया गया। और जहाँ तक बात HAL की है, तो HAL हमारे यहाँ एक मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इसकी यूनिट है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पार्ट्स बनाए जाते हैं, कहीं असेंबलिंग की जाती है। और भारत में वायुयान निर्माण के क्षेत्र में अगर देखा जाए, हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देखा जाए, तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र अदानी ग्रीन ने लगाया है। अदानी ग्रीन ने ये राजस्थान के जैसलमेर में लगाया है। कहाँ पर लगाया है? जैसलमेर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 600 मेगावाट का सौर और 150 मेगावाट का ये पवन संयंत्र यहाँ पर इसने लगाया है। पवन और सौर संयंत्र दोनों है, तो 150 वाट का ये पवन संयंत्र है। अदानी ग्रीन ने इसको डेवलप किया है, अदानी ग्रीन के द्वारा डेवलप किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के किन क्षेत्रों के विलय की घोषणा की है? डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसन, जापोरिज्जिया। ये नाम थोड़े बहुत आप अगर इनको पढ़े रहेंगे तो आपका ये हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद चल ही रहा है, युद्ध चल ही रहा है, तो जनमत संग्रह वहां पे कराया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर इन 4 डोनेट्स्क, लुहांस्क,
खेरसन और जापोरिज्जिया, इन चारों क्षेत्रों को क्या कहा कि हम औपचारिक तौर पर इनका विलय कर रहे हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूक्रेन के 15% से अधिक पर रूसी शासन का कब्जा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा विलय माना जा रहा है कि इतना कब्जा अभी तक उसके बाद नहीं किया गया था और ये संभव हो पाया है। जिद की लड़ाई है और जिदों में ये तबाह किए दे रहे हैं दोनों देश के जो प्रमुख हैं। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला, यहाँ पे पहले होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दुनिया का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, भावनगर गुजरात में रखी गई है। रोहित शर्मा के संबंध में कौन सा कथन सही है? T20, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। भावनगर गुजरात में जो सीएनजी टर्मिनल बनाया गया है, ये हमारे यहाँ पे एक पद्मनाथ मफतलाल ग्रुप है और एक वोस्कालिस गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, उसने मतलब समझौता किया है आपस में, एक एमओ हस्ताक्षरित हुआ है, वो इसको डेवलप करेंगे और 2026 तक ये तैयार हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ये कब तैयार होगा, तो ये 2026 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर नीति के तहत जो बूट नीति होती है, बिल्ड ओन और ऑपरेट एंड ट्रांसफर, उसके तहत इसको विकसित किया गया है। रोहित शर्मा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। T20I क्रिकेट में सर्वाधिक रन 3712 का रिकॉर्ड उनके नाम है। T20 में 400 मैच पूरा करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं और पुरुष क्रिकेटर के में सबसे अधिक 20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने का रिकॉर्ड भी उनके पास या उनके नाम है। ये तीन चीजें यहाँ पर आपसे, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, 400 मैच पूरा करने वाले की जहां तक बात है तो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, ना कि ये विश्व के पहले क्रिकेटर हैं, है ना। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, भारत में नंबर 1 है। और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड, जिनका T20 में सर्वाधिक मैचों का T20 रिकॉर्ड रहा है, उनका नाम अगर होता तो सही होता। यानी कि विश्व स्तर पर देखेंगे तो विश्व स्तर पर कौन हो जाएगा? कीरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। फिर ड्वेन ब्रावो आते हैं। ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो ये भारत में सबसे ज्यादा, ये तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पुरुष जो क्रिकेट है तो उसमें सबसे अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तो पहला और तीसरा यहां पर सही है, पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। तो सही उत्तर यहां पर कौन सा हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने शिवपाल सिंह को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। निबंधित क्यों करेंगे? जब डोपिंग में फंसेंगे तो डोपिंग रोधी एजेंसी जो होगी वो निलंबित करेगी। तो उन्हें किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के लिए दोषी पाया गया है? जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है वो चेक करती है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जो नॉर्मली उसे नहीं करना चाहिए, उससे क्षमताएं तो बढ़ जाती हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं है। ये भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है शिवपाल सिंह, तो इनको मेंथेडियोनोन, ये वास्तव में मेथेनडाइनोन भी इसको बोलते हैं, मेंथेडियोनोन भी बोलते हैं और मेथेनडाइओन बोलते हैं, मेथेनडाइनओन बोलते हैं। 2 इसके नाम होते हैं, एक नाम ये भी है मेथेनडाइनओन। तो चाहे ये लिखा जाए और चाहे मेंथेडियोनोन लिखा जाए, तो ये पदार्थ इनके रक्त में पाया गया, इसके लिए पॉजिटिव पाया गया और इसी कारण से इनको बैन किया गया। उत्तर प्रदेश के वो पहले ऐसे एथलीट थे जो 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे, तो उस कारण चर्चा में आए थे और उसके बाद में इस कारण से चर्चा में आ गए। कभी भी शॉर्टकट बहुत अच्छा नहीं होता है और लालच भी बहुत बुरी वाला होती है। स्वंते पाबो ने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीता है? तो स्वंते पाबो ने चिकित्सा में जो ये पुरस्कार जीता है, ये मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज उन्होंने की थी, उसी के लिए इन्होंने जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने एक प्रजाति भी खोजी थी मानव की,
जिसको बोलते हैं डेनिसोवंस। डेनिसोवंस, तो डेनिसोवंस इन्होंने एक मानव की प्रजाति है, पूर्व प्रजाति है, उसकी खोज की। और उनकी खोज जो है वो एक नए वैज्ञानिक अध्ययन, एक नए विषय की ओर इशारा करती है और पूरी तरीके से नया वैज्ञानिक अध्ययन विषय बनाया, वो है पैलोजेनोमिक्स, उसको बोलते हैं पैलोजेनोमिक्स। तो कभी भी जब स्वंते पाबो का नाम आए तो ये ध्यान रखिएगा, पैलोजेनोमिक्स, ये अध्ययन इन्हीं की देन है, ठीक है। और ये जो है ये नोबेल पुरस्कार 2022 इनको मिल गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, और हरिद्वार सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर। 2022 के जो स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे रहे हैं उसमें इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, राज्य मध्य प्रदेश है, और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर हरिद्वार है। ये तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले वर्ग में महाराष्ट्र का पंचगनी और कराड, ये पहला और तीसरा स्थान इसने हासिल किया है, और छत्तीसगढ़ का पाटन जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो 1 लाख से कम वाले में पंचगनी, पाटन और फिर कराड का नाम आता है, ठीक है। बाकी ये जो दिया हुआ है ये सही है। और सूरत जो है वो सेकंड स्थान पर है, और ये इसी तरीके से इसमें, लेकिन जो टॉप रैंकिंग है उसको ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ मिसाइलों और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए निर्यात के लिए? अभी तक भारत आयात के लिए जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत निर्यात भी कर रहा है। तो आर्मेनिया जो देश है उसके साथ एक समझौता हुआ है जो भारत से मिसाइल और हथियार प्रणाली खरीदेगा, इसको ये निर्यात करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसको करेगा क्या, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो भारत आर्मेनिया को जो मिसाइल, रॉकेट प्रणाली, गोला बारूद ये देगा, उसका इस्तेमाल अजरबैजान से बचाव के लिए वो करेगा आर्मेनिया, ठीक है। और 35,000 करोड़ रुपए के हथियार सिस्टम बेचने का भारत ने 2025 तक लक्ष्य रखा है। उनमें से एक ये भी सौदा है, 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व भारत को जुटाना है। जहां तक आर्मेनिया की बात है, एक लैंडलॉक कंट्री है, पश्चिमी एशिया में है। येरेवन आर्मेनिया की राजधानी है, इसकी राजधानी येरेवन है आर्मेनिया की। और ये भारत ने 1991 में इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। अभी निकोल पाशिनियान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, निकोल पाशिनियान। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड अपनाए जाते हैं? मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जनजाति है, वो डिमांड कर रही है कि उसे एसटी घोषित किया जाए क्योंकि उसके लाभ है। तो उसमें कौन कौन से मानदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अपनाया जाता है, पैरामीटर्स हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत, वो पता होना चाहिए कि ऐसे लक्षण होने चाहिए कि वो आदिम है जाति वो, और विशिष्ट उनका कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, यानी कि भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्मिंदगी होनी चाहिए, और पिछड़ापन होना चाहिए। ये सारे आधार हैं जो अपनाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखी जाती है, उन्हीं के द्वारा घोषणा की जाती है, और ये आधार इसमें अपनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो संविधान का आर्टिकल है 341 और 342, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो इसी के अंतर्गत किए गए हैं। एससी और एसटी के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत किए गए हैं। अक्टूबर 2022 में शेष भारत ने ईरानी कप 2022 जीता। ये खेल कौन सा है जिससे ये संबंधित है? किस खेल से ये संबंधित है? तो ये खेल है क्रिकेट। ईरानी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में इसको जीता किसने है? शेष भारत ने जीता है। अगर विजेता आपसे पूछ लिया जाए तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और
ये जो है सौराष्ट्र को इसने हराया है, सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर इसने जीता है। तो जीता शेष भारत ने है, हराया किसको है? सौराष्ट्र को। नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार का नाम है नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार, और इससे अभी एंजेला मर्केल को, पूर्व जर्मन चांसलर है, सब लोग इनका नाम जानते हैं, तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये जब सीरिया का युद्ध चल रहा था 2015 और 16 के बीच में, जर्मनी ने उस समय लगभग 12 लाख मिलियन 1.2 की बात की जाए तो 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत किया था। उसका नेतृत्व मर्केल कर रही थी, साहस और करुणा का उन्होंने परिचय दिया था, और इसी कारण से इस पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। अगला स्टेटमेंट है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अक्टूबर 2022 की ये रिपोर्ट है, सही बात है। और भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत बन गया है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ पर खपत ज्यादा होती है, तो सेकंड नंबर पर निर्यात करने वाले देशों के तौर पे जाना जाता है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भारत चीनी के द्वारा कमाता है, हर साल अर्जित करता है, और विश्व स्तर पर चीनी उत्पादन के लिए भारत का स्थान है। मोर्टन, मेल्टन, कैरोटीन आर बर्टोजी और के बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एक तो मेल्टन, दूसरा बर्टोजी और तीसरा शार्पलेस, ये 3 टाइटल याद रखिएगा, नाम के टाइटल हैं इनके। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में इनको दिया गया है। तो ये पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है, कौन सा विषय था? तो ये है क्लिक केमिस्ट्री, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्लिक केमिस्ट्री अणुओं को एक साथ मिलाकर नए अणु बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है। कई अणु मिला के और उससे एक नया अणु बनाने की जो प्रक्रिया है वो अध्ययन क्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो उसी के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है 2022 के लिए ये किसको दिया जाता है? अगर ये बात करें तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित ये पुरस्कार है, और ये जो पुरस्कार है ये संख्या सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया 2022 में, प्रस्तुत दिसंबर के महीने में इसको दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाम आपसे पूछा जाएगा कि किसे दिया गया है, तो ये है यूनकिंग तांग। यूनकिंग तांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, यूनकिंग तांग, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? पेंशन स्कीम का नाम है आसरा, है किसके लिए? गरीबों के लिए। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो यह है तेलंगाना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और 2014 में इसको अलग करके बनाया गया एक अलग स्टेट, तेलंगाना स्टेट। और तेलंगाना स्टेट जो है इसकी राजधानी क्या है ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे, और इसकी राजधानी अगर आपको पता है तो इसकी राजधानी भी लिखिएगा, और साथ में आंध्र प्रदेश की भी जो राजधानी बनाई गई उसको भी लिखिएगा। एनी अर्नॉक्स को वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो लिटरेचर का जो नोबेल है ये एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। वो है क्या? तो एनी अर्नॉक्स जो है वो क्या है? फ्रांसीसी लेखिका, जर्मन लेखिका, अमेरिकन लेखिका, यही पूछा जा रहा है कि किस देश से ये बिलोंग करती हैं। तो ये फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रांसीसी लेखिका है, और जो ये पुरस्कार उनको दिया गया है वो मतलब उनकी राइटिंग जो है वो फ्लैट राइटिंग, मतलब वो उनकी जो शैली है वो कहती है कि हम फ्लैट राइटिंग करते हैं, उसको रिकिचर प्लेट के तौर पर जाना जाता है। और एक किताब है ये ला प्लेस, ये मैंस प्लेस, उसको जर्मन भाषा फ्रेंच भाषा में बोलते हैं, और ला प्लेस ये किताब इनकी बड़ी फेमस हुई है ना। और ला प्लेस के अलावा द ईयर्स भी इनकी बुक है जिसको बहुत सारी प्रशंसा मिली थी। क्लीन आउट भी इनकी पुस्तक है। नाम ही देखिए, बिल्कुल लगता है वास्तव में कि इनकी फ्लैट राइटिंग है। कहने का मतलब बिल्कुल जिस बेबाकी से
कोई मुद्दा जो होता है तो उस पर एक तीक्ष्ण लेखन जो होता है, उस प्रकार का लेखन इनका है, जिसके लिए ये जानी जाती है। भारत का रुपे कार्ड निम्नलिखित में से किन देशों के द्वारा स्वीकृत है? सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। तो ओमान ने अभी अक्टूबर में ये भारत का जो रुपे डेबिट कार्ड है उसको अपने यहाँ लॉन्च किया है, और इसी के साथ भारत का जो ये डेबिट कार्ड है ये इन सारे देशों में, सिंगापुर, भूटान और यूएई और ओमान, हर जगह पे क्या किया है, स्वीकृत कर लिया गया है सभी देशों में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में एक महीने का धूल विरोधी एंटी डस्ट अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो अक्टूबर में ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्माण स्थलों पर अगर प्रदूषण मानदंड नहीं अपनाए जाएंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ये अभियान था। जब निर्माण स्थल कोई होता है तो वहां पे डस्ट बहुत निकलती है, तो उसको कहा गया था कि उसको घेरिए, डस्ट बाहर न जाए, आपके अंदर रहे, उसके लिए आप उपाय करिए। तो दिल्ली ने इसको किया था, क्योंकि प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो दिल्ली का डाउन रहता है, प्रदूषण स्तर वहां पे बहुत उच्च रहता है, तो इसीलिए उपाय किए गए थे। क्वांटम यांत्रिकी पर काम करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे नहीं प्रदान किया गया? यानी कि इनमें से 3 लोगों को दिया गया है। क्वांटम यांत्रिकी पर यह दिया गया है, विषय याद रखिएगा, 2022 का भौतिकी का नोबेल किस पे है? तो क्वांटम यांत्रिकी पर है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें नाम एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्वासर, एंटोन जिंगलर, इन तीनों लोगों को दिया गया है। जो क्लार्क इसमें शामिल नहीं है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 2022 का ये नोबेल है। राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल गुजरात ने लॉन्च किया है, और भारत में ये पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। ठीक है। और गति शक्ति गुजरात पोर्टल 21 राज्य सरकार के विभागों, 52 उप विभागों की डेटा की 500 से अधिक परतों को इंटीग्रेट करने का काम करेगा। कहने का मतलब ये सबके लिए, सभी राज्यों के लिए ये काम ऐसे करेगा, 21 राज्यों के लिए। चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किसे नेशनल आइकॉन चुना है? तो ये है पंकज त्रिपाठी। जागरूकता पैदा करेंगे और जिससे कि लोग वोटिंग करने जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा तिथि दिवस युग्म सही सुमेलित है? 4 अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर सबको पता है, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद कर लीजिए, 4 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस है, और उसके अगले दिन विश्व शिक्षक दिवस है। तो ये सभी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारों के चारों यहां पर इंपॉर्टेंट है। गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार पाठ्यक्रम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार पाठ्यक्रम, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। और दुनिया में 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो लक्ष्य रखा है, तो अब लक्ष्य तो रख दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि कोई संभावना नहीं है कि अत्यधिक गरीबी को हम 2030 तक समाप्त कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है ना। चरम गरीबी की दर में कटौती तो हो रही है, 2015 के लेवल से देखा जाए तो अभी कटौती तो हो रही है, लेकिन इसको हम बिल्कुल समाप्त कर पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोविड महामारी आ रही है, मतलब पूरी दुनिया इससे पीड़ित होती है। कोविड महामारी तो पूरी दुनिया में रही है, तो इन घटनाओं का प्रभाव पूरे विश्व स्तर पर पड़ता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? योगासन में इन्होंने जीता है, इनका नाम है पूजा पटेल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की पूजा पटेल है, और राष्ट्रीय खेलों में योगासन में इन्होंने गोल्ड जीता है। योगासन में गोल्ड जीतने वाली है ये पूजा पटेल। सत्य कथन आपको अगले प्रश्न में बताना है। मिशन अमृत सरोवर के तहत जम्मू कश्मीर जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य है। मिशन अमृत सरोवर के तहत जम्मू कश्मीर प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य है। प्रत्येक जिले में इसने स्थापित किया है। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ 2020 में
मथुरा से किया गया। ये दो स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको कहां से शुरू किया गया था, इसको आपको जानना होगा। 24 अप्रैल 2022 की बात है। इसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। तो जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है सांबा, तो सांबा जिले में पल्ली ग्राम पंचायत पड़ती है, वहीं से इस योजना को शुभारंभ मतलब शुरू किया गया था, इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा यहां पर गलत है। तो सत्य कथन केवल एक हो जाएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार, एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, किसके द्वारा की गई थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 5 अक्टूबर को अभी अपनी रजत जयंती मना रहा था। तो 5 अक्टूबर को जब रजत जयंती मना रहा था तो ये नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत सरकार, एसोचैम, सीआईआई और फिक्की, इन सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1997 में ये स्थापित किया गया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, 1997 में। और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं में से एक है। अगला जो प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी दक्ष क्या है? जारी किसके द्वारा दक्ष किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। दक्ष है क्या, ये आपको बताना है। तो बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है, या नकली करेंसी को नियंत्रित करने की युक्ति है, या आय से अधिक संपत्ति की निगरानी प्रणाली है, या चुनावी चंदे से या चुनावी चंदे को निगरानी करने के लिए बनाया गया है। तो ये बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है ना, और एक सुपर टेक पहल है। बैंक की निगरानी करेगी, एक मतलब उन्नत निगरानी, एडवांस निगरानी प्रणाली है। ठीक है। आरबीआई, जैसे आरबीआई पर्यवेक्षित जो संस्थाएं हैं, तो दक्ष के माध्यम से जैसे बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, उनमें अनुपालन संस्कृति को और बेहतर ढंग से करने और उनके कामकाज की निगरानी करने का काम दक्ष के माध्यम से आरबीआई करेगी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत की किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया? 2022 के लिए, और पहला इसमें नाम पुरुष का होगा, दूसरा महिला का। तो पीआर श्रीजेश ये पुरुष खिलाड़ी हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। तो पीआर श्रीजेश हो जाएगा। और इसमें जो महिला है वो सविता पुनिया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो नोबेल शांति पुरस्कार इस बार 3 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे 4 नाम है, मतलब 4 ये दिए हुए हैं सूची में नाम। तो 3 लोग क्या, 3 इसमें संस्थाएं शामिल हैं। और इसमें एक रूसी समूह है मेमोरियल, और दूसरा है LS बियालिस्की, और तीसरा है ये सेंटर फॉर लिबर्टीज। इन तीनों को दिया गया है। मारिया रेसा इसमें शामिल नहीं है। मारिया रेसा को आप कैसे जानते हैं, जरा ये बताइएगा हमको। 2022 का नोबेल तो LS बियालिस्की और दूसरा मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको इनको दे दिया गया। लेकिन मारिया रेसा का नाम यहां पर है जो इसमें शामिल नहीं है। रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये यूक्रेन से है और ये रूस से है, और दोनों में युद्ध चल रहा है। इन दोनों को चुना गया है। अब आप सोचिए कैसे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है बेलारूस के, ये बेलारूस के हैं, ये रूस, ये यूक्रेन, और ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनको दिया गया है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मारिया रेसा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक स्थान पड़ता है मोढेरा। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव इसको घोषित किया गया है, मोढेरा को। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है मोढेरा? तो वहां पर साबरमती, शरावती, नर्मदा, ये सारी नदियां हैं, लेकिन एक नदी है पुष्पावती। पुष्पावती नदी के किनारे पर यह स्थित है। और 3900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगा के वहां पर ये परियोजना चलाई गई। और ये 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा आपको भी लगता होगा कि रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। हो सकता है बहुत कम में वहां पे काम चल जाए, लेकिन रिकॉर्ड बनाया जाता है और खैर एक माइलस्टोन भी स्थापित होता है कि हाँ, हमने देखो सौर ऊर्जा से करके दिखाया। मुलायम सिंह यादव जिनका निधन हुआ और चर्चा में रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके। एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर देखिए दिया है, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों की दोनों तीनों बातें, दोनों क्या तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है, 10 अक्टूबर 2022 में इनका निधन हो गया। और ये समाजवादी पार्टी जो है उसके संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से लोकसभा के सदस्य थे भी, बाद में वहां पर चुनाव हुआ, डिम्पल यादव जीती। 1939 में इनका जन्म हुआ था, सैफई गांव पड़ता है और सैफई गांव इटावा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटावा जिले में पड़ता है सैफई। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। सैफई गांव एक हाईटेक गांव इन्होंने बना दिया बाद में। नेताजी के नाम से जाने जाते थे, धरती पुत्र भी इनको कहा गया, मिट्टी का पुत्र भी कहा गया। 1967 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे और फिर उसके बाद 10 बार ये विधानसभा सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे। नंदी द्वार और पिनाकी द्वार का संबंध निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल से है? 11 अक्टूबर की बात है 2022। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो महाकाल लोक का जो उद्घाटन किया, ये है जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना वहां पे चल रही है, उसके पहले चरण के तहत ये उद्घाटन किया गया था। तो नंदी द्वार और पिनाकी द्वार ये दोनों महाकालेश्वर उज्जैन में ही बनाए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नंदी द्वार और पिनाकी द्वार ये 2 प्रवेश द्वार हैं और ये जहां से गलियारा शुरू होता है वहीं पर ये स्थित है। 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है वो कहां पर होते हैं? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये झारखंड में होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गृह मंत्रालय के द्वारा एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण अभी किया गया था, उसमें ये बात रखी गई है, ये खुलासा किया गया है। पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक फाइनल में किसे हराकर जीता? यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसे हराकर जीता है, यानी कि पंकज अडवाणी ने तो जीता है लेकिन किसे हराकर जीता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आप उत्तर दीजिए। तो ये सौरभ कोठारी हैं जिनको हराकर जीता है, सौरभ कोठारी को हराकर जीता है, ठीक है। और ये 25वां स्वर्ण पदक है ना, विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो सौरभ कोठारी इसमें हारे हैं। अगला जो प्रश्न है, सिपरी के एक अध्ययन के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत, 2 बातें यहां पर कही गई हैं। भारत 10वें स्थान पर है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है चीन प्रथम स्थान पर है। तो सिपरी का जो अध्ययन रहा है, सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका अध्ययन रहा है। उसमें कहा गया है कि आत्मरक्षा उत्पादन में चीन इंडो पैसिफिक के 12 देशों में पहले स्थान पर है। ये तो सही है, लेकिन जो भारत का स्थान है, वो स्थान जो यहां पर दिया है वो सही नहीं दिया है ना। तो भारत का स्थान क्या रहा है ये भी हमको जानना है, ठीक है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो 4था स्थान रहा है, ना कि 10वां स्थान रहा है, 4th स्थान रहा है। तो दूसरा यहां पर सही है और केवल ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पहला गलत है, क्योंकि ABCD अब ऊपर नीचे करके आयोग दे रहा है, तो हमने भी यहां पर ऐसे ही इसको सेट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया, जिसका उद्देश्य है चुनाव में डिजिटल रुपयों के प्रवेश को सुगम बनाना, चुनाव में डिजिटल रुपये के प्रवेश को रोकना, डिजिटल रुपये के परिचालन को प्रारंभ करना और डिजिटल रुपये के बारे में जागरूकता पैदा करना।
तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है, ये डिजिटल रुपये के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी लगातार चर्चा में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का जो ये गठन किया गया है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुनो नेशनल पार्क और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता बसाए जाए, चीता को बसाए जाने की परियोजना की निगरानी के लिए ये 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने की बात पर्यावरण मंत्रालय ने कही है। और इसको कहा है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश इसमें इसको गठित करे और देखें, ठीक है ना, कि क्या वहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं। 9 अक्टूबर को मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक तो फैक्ट आप ये याद कर लीजिए, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और ये है पोस्ट फॉर प्लेनेट, पोस्ट योर प्लेनेट नहीं, सॉरी, इसको ये वाला सही है, पोस्ट फॉर प्लेनेट। इसकी जो थीम इस बार की है वो पोस्ट फॉर प्लेनेट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी, पोस्ट फॉर प्लेनेट, ठीक है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अनुसार भारत का जो डाकघर है उसका अधिनियम लाकर 1898 में ही इसको शुरू किया गया था, ठीक है। एक लंबा इतिहास इसका है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। एजुकेशन 4.0 इंडिया जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। पहला स्टेटमेंट, और रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 मिलियन से अधिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी यहां पर सही है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 मिलियन से अधिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तमिलनाडु, झारखंड, हैदराबाद, उड़ीसा। और यहां पर ये दिया क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो भारतीय पारंपरिक जो वस्त्र हैं उनकी सुरक्षा सूची 2021, मतलब 2021 नहीं, 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा सूची है, उसमें वस्त्रों के पीछे के इतिहास का अभी उल्लेख किया गया और उनके निर्माण के पीछे की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उसको बताया गया। तो उसमें जो ये सूची है, इसमें भारत की जो तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई है, झारखंड की सुंगड़ी है, हैदराबाद की हिमरू है और उड़ीसा की बंधा, ये जो है इनको शामिल किया गया है, इनको इसमें शामिल किया गया है। ये यूनेस्को ने 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्तुओं की जो सूची जारी की है, तो यहाँ पर ये सभी की सभी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये झारखंड की नहीं है, सुंगड़ी जो है इसको ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ पर एक मिनट, हाँ, सुंगड़ी कहाँ की है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुजरात का, यहाँ गुजरात का खैर दिया भी नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही है पहला, तीसरा और चौथा, 1, 3, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोडा कढ़ाई ये कहाँ की है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं कि टोडा कढ़ाई ये यहाँ की है, तमिलनाडु की। और सुंगड़ी भी तमिलनाडु की है, झारखंड की नहीं है। हिमरू जो है ये हैदराबाद की है, हा से हिमरू, हा से हैदराबाद। और बंधा जो है ये यहाँ की है, उड़ीसा की। तो उड़ीसा की बंधा है, हैदराबाद से हिमरू है, और सुंगड़ी और टोडा ये दोनों तमिलनाडु से है। तो 1, 3, 4 ये झारखंड से ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें सुमेलित युग्म है और इनको शामिल इसमें किया गया है। किसमें? जो 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है उसमें। जयप्रकाश नारायण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन, सर्वोदय आंदोलनों में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी के साथ उनके संपूर्ण क्रांति के आह्वान के लिए जो उनका कार्य है उसके लिए उनको जाना जाता है। तो 1999 में भारत रत्न दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, ये सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इनका जो है इंदिरा गांधी के साथ नहीं था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान उनके खिलाफ था,
तो तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहले और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और SDG 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। ये दो बातें यहाँ पर दी गई हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाया जाता है। जरा भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। जनवरी में मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, डेट बताइएगा। और SDG 5 जो है ये लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। ये बात सही है, तो दोनों की दोनों बातें यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये लाइफ मिशन है एक, तो लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इस मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? अग्नि तत्व अभियान चलाया गया, इसमें पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विषय इसका रखा गया था स्थिरता और संस्कृति। क्या विषय था? स्थिरता व संस्कृति, ये इसका विषय रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 तक चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर राजस्व में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? अक्टूबर 2022 तक का आंकड़ा आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। किसमें? सकल प्रत्यक्ष कर राजस्व में कितनी वृद्धि? तो 24% की वृद्धि ये दर्ज की गई है चालू वित्त वर्ष में अब तक, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अक्टूबर 2022 तक तो ये वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के चरण 2 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। और दूसरा है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी अंग है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी जो अभ्यास है उसका चरण जो दूसरा था उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है, ये सही है। और क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना संघाई सहयोग संगठन का जहां पर बात की जा रही है, एक ये अस्थायी संगठन है, तो इसको क्या आप कहेंगे? ये है क्या? तो ये एक अस्थायी अंग है। एक ये जो संगठन है संघाई सहयोग संगठन, तो उसका RATS एक अस्थायी अंग है ना, अस्थायी नहीं, स्थायी अंग है। तो ये हटा दीजिए, स्थायी अंग है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये गलत दिया है, तो ये अस्थायी दिया है, अस्थायी नहीं होगा, स्थायी होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। और कभी आपसे अलग भी पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना ये किस संगठन का के अंतर्गत है, ये तो संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो ये बी हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेन वर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो ने 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। अब तक केवल 2 महिलाओं ने नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है और नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 1895 में बनाए गए मूल 5 पुरस्कारों में से जो पुरस्कार ये है उनमें से प्रथम है। बताइए। पहला स्टेटमेंट है कि वेन बर्नार्डे, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो इन्होंने 2022 का जीता है, तो इसको याद कर लीजिए। बर्नार्डे, डायमंड और डायविगो इन्होंने जीता है, 2022 का सही है। और अब तक केवल 2 महिलाओं ने ही ये पुरस्कार जीता है। इन दोनों महिलाओं का नाम आपको पता है? 2009 की बात है, 2009 में एलिनोर एस्ट्रोम और 2019 में एस्तेर डुफ्लो। 2009 और उसके 10 साल बाद 2019, इसमें ये पुरस्कार 2 महिलाओं ने ये जीता है, तो ये बात तो सही है। लेकिन नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 1895 में जो मूल 5 पुरस्कार बनाए गए थे उनमें शामिल ये नहीं था, उसमें ये नहीं शामिल था। ठीक है ना। ये स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और पहली बार 1969 में इसको दिया गया था। बाकी जो पुरस्कार हैं 1905 में स्थापित हो गए थे, लेकिन ये 1969 में स्थापित हुआ था। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा यहां पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अब ये समस्या हो रही है और मानसिक स्वास्थ्य सही रखना बहुत ज्यादा एक चैलेंज हो गया है। लोगों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का दबाव, कंपटीशन
इतना बड़ा, हर क्षेत्र में तो कंपटीशन है, नौकरी मिल जाए तो नौकरी में आगे बढ़ने का कंपटीशन। तो 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को भी बढ़ावा देने, उनको जागरूक, लोगों को जागरूक करने, जागरूकता फैलाने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्सरे एक्सपेरोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर किस तत्व की प्रचुरता अभी दर्ज की गई है कि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये है सोडियम। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड जो था, ये इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और ये 10 अक्टूबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार ये करना बंद कर देगा, ऐसा आरबीआई ने निर्देश देके ये काम किया था। पुणे का ये सहकारी बैंक है और इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, इसकी कमाई की संभावनाएं भी नहीं थी, तो आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चुना गया है। अनुच्छेद 142(2) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये क्या बात सही है, बताइएगा सही। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट पर आप सही से विचार कर लीजिए। 124(2) के अनुसार जो भारत अनुच्छेद 124 है, उसमें भारत के राष्ट्रपति करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री, और नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं जब क्वेश्चन तो आप सोचते हैं अरे राष्ट्रपति ही दिया होगा, तो यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। तो दूसरा यहां पर गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 65 वर्ष की आयु तक भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष का जब आयु इनकी पूरी हो जाती है तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। सर्वप्रथम सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी प्रदान की, किसने मंजूरी प्रदान की है, तो यूरोपियन संघ ने। अभी आप देखते हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, है ना, और आईफोन का अलग से लाइटनिंग चार्जर जो आता है उसका एक अलग टाइप ही होता है अपना, तो सबको टाइप सी कर दिया जाए, ऐसी मंजूरी दी गई है ना। लैपटॉप में भी ये लगा दिया जाए, टैबलेट में भी ये लगा दिया जाए, कैमरों में भी लगा दिया जाए, तो 20 चार्जर अलग अलग लेके लोगों को न चलना पड़े। एक तो लेके चलना पड़ता है, दूसरा प्लास्टिक कचरा बढ़ता है। इससे अच्छा है कि एक प्रकार का चार्जर हो तो सारे फोन, सारे डिवाइस इसी से चार्ज हो तो अच्छा रहेगा। तो यूरोपीय संघ ने ऐसा कर दिखाया है, आगे पूरे विश्व में होगा। 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 तक यात्री खंड में भारतीय रेलवे की राजस्व आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, यात्री खंड में। तो 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 तक ये 92% की वृद्धि दर्ज की गई है, बड़ी बात है। और 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि पहले बीच में क्या हुआ था, रेलवे बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, कोविड आ गया था, तो मेरे ख्याल से इसी में ये कुछ हुआ। बाकी किराए भी बढ़ाए गए हैं, हर तरीके से किराए भी बढ़ाए गए हैं। टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग, टेली मानस पहल हेतु नोडल केंद्र किसे बनाया गया है। ये टेली मानस, इसको नोडल केंद्र किसे बनाया गया है, ये है क्या, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग, तो इसको नोडल केंद्र बनाया गया है किसको, निमहंस को। निमहंस क्या है, निमहंस के बारे में आप जानते हैं। निमहंस नोडल केंद्र इसका होगा। निमहंस यानी कि राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान। और ये है कहाँ, ये पड़ता है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु में ये पड़ता है निमहंस। ठीक है, निमहंस को ये बनाया गया है, यहां से इसको कर लीजिए। फुटबॉल फॉर स्कूल, FRS फीफा की एक पहल है जो किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो ये फीफा की पहल यूनेस्को ने प्रारंभ की है। स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। तो उन्होंने
ये बात कही कि सरकार फुटबॉल के लिए एक जन आंदोलन खड़ा कर देगी, क्योंकि ये सपोर्ट ऐसा मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किया। और दूसरा है इसका विषय ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे ना रहे, ये विषय इसका रखा गया है। नाम क्या है इसका? विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, हैदराबाद में किया है, और इसकी थीम भी ये सही दी हुई है। तो दोनों की दोनों बातें यहां पर सही हैं। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS 11 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ लेह में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर में जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार विकास दर 2022 में 3.2% होगी और विकास दर 2022 में 2.7% होगी। देखिए, एक ही बात कही गई है, तो इसमें ये तो निश्चित है कि ये एक क्वेश्चन या फिर गलत फॉर्मेट किया गया है ना। तो 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% होगी। ये 23, ये एक मिस्टेक है इसमें। ये दोनों बातें अब सही हुई, ठीक है। तो ये अगर आपको सही करना है तो इसको, नहीं तो एक गलत हो जाएगा। भाई दोनों तो सही होगा ही नहीं। आंसर तो हो सकता है, आंसर की तो कोई चिंता नहीं है, आंसर तो अब, लेकिन ये जानिए IMF ने कहा है कि 2023 में जो विकास दर है वो 2.7% होगी। वैश्विक ये है, ये ध्यान रखिएगा, ये वैश्विक अनुमान है, ये कोई भारत के अनुमान नहीं है, वैश्विक स्तर। और 2022 में 3.2% होगा। तो यहां पर ये दोनों सही हैं, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैश्विक मुद्रास्फीति में इस साल IMF का मानना है कि 9.5% ये पहुंच जाएगी, और ये अभी मतलब काफी ऊंचाई मानी जाएगी। 2024 में फिर धीमी होगी, ऐसा इन्होंने कहा है कि अपने शिखर पर पहुंचेगी इस साल 9.5%, फिर धीमी हो जाएगी और 4.1% हो जाएगी। भूमध्य सागर में समुद्री सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य समझौता किया गया? तो ये लेबनान और इजराइल के मध्य हुआ है। भूमध्य सागर में ये समुद्री सीमा विवाद इनके बीच में है, तो ये ऐतिहासिक समझौता इनके बीच में किया गया है। लेबनान का लक्ष्य है प्राकृतिक गैस का पता लगाना, और जो इजराइल है, इजराइल हाइड्रोकार्बन की व्यावसायिक रूप से वहां पे खोज कर रहा है कि कैसे उसको व्यवहारिक तौर पे निकाला जाए, उसको प्रयोग किया जाए। तो इसीलिए ये बवाल चल रहा है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत पर WHO की रिपोर्ट की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर YK गुप्ता। WHO की ये रिपोर्ट है, गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत पर यह गठित की गई है, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में जो समिति गठित की गई है, जो मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो 4 सदस्य हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है ये डॉक्टर YK गुप्ता करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अभी हमने बात ही की है। और राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन महिला आयोग के द्वारा किया गया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था, न कि इसमें महिला आयोग ने किया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीशों का कौन सा युग्म राज्यानुसार सही सुमेलित है? तो नवनियुक्त हुए हैं, और ये दिए गए हैं न्यायमूर्ति PB वराले, ये है कर्नाटक हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल राजस्थान, न्यायमूर्ति AM मार्गे जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जो है उसके। तो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है। कभी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। PM डिवाइन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करिए। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की पहल है, और ये 50% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्र राज्य सही योजना है। और दूसरा है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई। तो PM डिवाइन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट याद रखिएगा, और 50% इसमें केंद्रीय स्तर से वित्त पोषण किया जा रहा है, और 2022-23 के बजट में इसको घोषित किया गया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन में शीर्ष विजेता देशों का सही क्रम क्या है? शीर्ष विजेता जो देश रहे हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो शॉटगन में शीर्ष विजेता रहे हैं इटली, ग्रेट ब्रिटेन, USA, चीन और भारत। भारत का भी स्थान रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इटली, ग्रेट ब्रिटेन, USA, चीन और भारत, बस यही क्रम याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के संदर्भ में प्रस्थान क्या है? प्रस्थान क्या है भारतीय नौसेना के संदर्भ में? तो भारतीय नौसेना के संदर्भ में प्रस्थान की बात की जाए तो ये स्वदेशी गश्ती पोत है। ये क्या है? स्वदेशी गश्ती पोत है। प्रस्थान इसका नाम है, स्वदेशी गश्ती पोत है। और ये जो है पूर्वी नौसेना कमान ने काकीनाडा से अपतटीय विकास क्षेत्र में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का अभी आयोजन किया है। और नहीं, ये गश्ती पोत नहीं है, 1 मिनट, वही मैं कह रहा था। ये प्रस्थान जो है ये सुरक्षा अभ्यास है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये सुरक्षा अभ्यास है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना के संदर्भ में जब प्रस्थान अगर आपसे कहा जाएगा तो ये अपतटीय सुरक्षा अभ्यास हो जाएगा। 1 मिनट, ये अभ्यास हो जाएगा, ये पोत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ये आयोजित किया गया था पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा काकीनाडा से दूर अपतटीय क्षेत्र में। इप्सामार निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य संपन्न होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो इप्सामार का आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसमें एक देश हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा ब्राजील और तीसरा हो जाएगा इसमें दक्षिण अफ्रीका। इप्सामार भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जो नौसेनाएं हैं, नौसेना यहां पर ध्यान रखिएगा, नौसेना, उनके मध्य में यह होने वाला युद्ध अभ्यास है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में निम्नलिखित में से शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर इसमें रही है ये इसमें जो सेवा है ये लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रही है। सेवा जो है, सर्विसेज जो है, वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रही है। और सेवा के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का स्थान रहा है। तो सेवा, सर्विसेज, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये भी 13 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। और ये दोनों विश्व दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये दोनों के दिनों 13 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सभी सही है। भारत असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में 6 स्थान ऊपर चढ़कर 123वें स्थान पर रहा। असमानता को कम करने की जो प्रतिबद्धता सूचकांक है तो उसमें ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा इसको तैयार किया गया है। असमानता को कम करने का यहाँ पे होना चाहिए प्रतिबद्धता सूचकांक। और भारत की जो रैंक रही है वो 129 से 123 हो गई है। 2020 में जो ये रैंक थी ये 129 थी और 2022 में जो इसकी रैंक आई है वो 123 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु द्वारा अधिसूचित किया गया है। और दूसरा है कि ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। स्लेंडर लोरिस जो अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु सरकार ने कुरूर और डिंडीगुल जिलों में शुरू किया है। ठीक है, और ये लुप्तप्राय प्रजाति जो है, लुप्तप्राय जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनके लिए ये काम करेगा। उनके सूची में मतलब जैसे स्लेंडर लोरिस जो है ये लुप्तप्राय प्रजाति है तो उसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN के द्वारा इसको रखा गया है। तो ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है तो इस अभ्यारण्य में जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अभ्यारण्य में इनको संरक्षित करने का, लोरिस को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और ये किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। हमेशा प्रकृति के साथ जो काम होते हैं, प्रकृति के पक्ष में काम होते हैं, वो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल एक सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 8 प्रमुख उद्योगों में IIP में शामिल मदों के भार का 40% से अधिक हिस्सा होता है। अभी 8 प्रमुख उद्योगों के बारे में बात हमने की थी ना,
शुरुआत में, तो 40% से अधिक का हिस्सा होता है। और आईआईपी एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विवरण पर प्रकाश डालता है, विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के विवरण को इसमें जाना जा सकता है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी पर भी ये लिखा हुआ है, लेकिन डी को आप ये मानिएगा यहाँ पर 1 मिनट, सी डी कोई भी एक हम कर ले, तो डी को यहाँ पर हटाया दे रहे हैं कि ये हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में चीन द्वारा कुआफू 1 को लॉन्च किया गया। कुआफू 1 है क्या? तो ये उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला, कुआफू 1 उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। 9 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है इस जो वेधशाला है ये काफी उन्नत है। इसमें एक मैग्नेटोग्राफ लगा है, एक एक्सरे इमेजर लगा है, एक कोरोनोग्राफ लगा है। अब कोरोनोग्राफ सूर्य को पराबैंगनी दृश्य सीमा में देखेगा। जो एक्सरे इमेजर है ये सौर प्रज्वाल में त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो उच्च ऊर्जा विकिरण है उसका अध्ययन करेगा। और जो मैग्नेटोग्राफ है ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इसी तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा करंट अफेयर रहा, मतलब जो हमको डिस्कस करना था। और इसको डिस्कस करने के बाद में हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है अक्टूबर महीने का। और अक्टूबर महीने के हाफ करंट अफेयर को 85 क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा है। लगभग इतने क्वेश्चन एक पार्ट में और हम करेंगे तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब अक्टूबर महीने के सारे क्वेश्चन को हम देख डालेंगे जो महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे तब तो 300-400 प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन प्रश्न वो होने चाहिए जो पूछे जाने योग्य। बहुत शॉर्ट में भी हम नहीं चलेंगे, इसीलिए नहीं चलते हैं। और इतनी भी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप तैयार ना कर पाए, तो इस लिहाज से इसको डिस्कस किया गया। अगले एपिसोड को हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी ही, कल आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। बाकी जो कहीं पे कुछ बचा है वो भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।